IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरों में। मैं हूं पंकज पार्क। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शो जिसमें होंगी देश भर की 100 बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरें। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद आज सुबह 9:30 बजे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करेंगे। इसके बाद केजरीवाल दोपहर 3:30 बजे गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर दिल्ली की कानून व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। शाम 6:30 बजे उनका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने का कार्यक्रम है। दिल्ली विधानसभा में मिली प्रचंड बहुमत के बाद संयोजक अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के चुने हुए विधायकों ने नेता चुना है। जीत हासिल करने के बाद पार्टी के 67 विधायकों की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक में आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। केजरीवाल ने नवनिर्वाचित विधायकों से कहा कि जनता ने उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और उन्हें पूरी शिद्दत के साथ इसे निभाने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। विधायकों से यह भी कहा गया कि वे अपने व्यवहार में शालीनता बनाए रखें। केजरीवाल ने उपराज्यपाल नजीब जंग से मिलकर दिल्ली में सरकार बनाने का दावा पेश किया और उपराज्यपाल अब अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजेंगे। अरविंद केजरीवाल और उनका मंत्रिमंडल 14 फरवरी को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण करेंगे। केजरीवाल इस बार उसी तारीख को शपथ ले रहे हैं जिस दिन उन्होंने पिछले साल इस्तीफा दिया था। शपथ ग्रहण से पहले वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। एक बार फिर वही रामलीला मैदान अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बनेगा। ये वही रामलीला मैदान है जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हुआ था। इसी मैदान पर पिछली बार उन्होंने 28 दिसंबर 2013 को अपने मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। 2013 के 28 दिसंबर को केजरीवाल ने जब रामलीला मैदान में शपथ ली थी तो ये दिल्ली की जनता के लिए एक अनूठा मौका था। वो इस वजह से कि दिल्ली में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने आम जनता की भारी मौजूदगी में शपथ ली थी। एक बार फिर आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने 14 फरवरी को दिल्ली की जनता को शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी तरह से शुरू हो चुकी हैं। आज सुबह 11:30 बजे दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी रामलीला मैदान का दौरा कर हालात का जायजा लेंगे। अरविंद केजरीवाल इस बार फिर दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण करेंगे। रामलीला मैदान में बड़ी बड़ी LED स्क्रीन भी लगाई जाएगी। करीब 1000 मीडिया वालों को भी निमंत्रण दिया गया है। इसके अलावा गांधी की समाधि राजघाट पर भी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि केजरीवाल शपथ ग्रहण के पहले बापू की समाधि पर जा सकते हैं। आम आदमी के 70 में से 67 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है, जबकि दूसरे नंबर पर रही बीजेपी को महज 3 सीटों पर संतोष करना पड़ा। सबसे बुरा हाल कांग्रेस का रहा, जिसके खाते में एक भी सीट नहीं आई। वोट प्रतिशत की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 54.3%, बीजेपी को 32.2% और कांग्रेस को सिर्फ 9.7% वोट मिले। आम आदमी पार्टी के विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा दिल्ली पुलिस ने बढ़ा दी है। शपथ ग्रहण से ठीक पहले अरविंद को Z+ सुरक्षा मुहैया कराई गई है। इस सुरक्षा के तहत ऑटोमेटिक हथियारों से लैस 12 कमांडो 24 घंटे अरविंद की सुरक्षा करेंगे। अरविंद के काफिले में 2 स्कॉट गाड़ियां भी चलेंगी, जिसमें दिल्ली पुलिस के कमांडो सवार होंगे। अरविंद के घर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता का शुक्रिया अदा करते हुए इसे कार्यकर्ताओं की जीत करार दिया। साथ ही ये भी कहा कि इतनी बड़ी जीत के बाद जिम्मेदारी बढ़ गई है। कार्यकर्ताओं से केजरीवाल ने अपील की कि उनके व्यवहार में कहीं से भी घमंड नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की हार घमंड की वजह से हुई है। आम आदमी पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद अरविंद केजरीवाल के परिवार में खुशियों के रंग बिखरे नजर आ रहे हैं। अरविंद ने अपनी जीवन साथी सुनीता को गले लगाकर जीत की बधाई दी। केजरीवाल ने बेटे पुलकित को भी गले लगा लिया। इस जज्बाती लम्हे का गवाह परिवार की 3 पीढ़ियों के सबसे बुजुर्ग यानी अरविंद के पिता गोविंद राम केजरीवाल भी बने। तस्वीरों में अरविंद की मां गीता देवी सामने नहीं आई, लेकिन केजरीवाल परिवार की जो प्रेरणा और ताकत की तरह वो हर जगह मौजूद नजर आते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। सबसे बड़ा जश्न आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पश्चिमी दिल्ली के पटेल नगर पूर्व में मनाया गया, जहां पार्टी के हजारों कार्यकर्ता और समर्थक जीत की खुशियां मनाते नजर आए।
दिल्ली में खुशी का माहौल है तो गुड़गांव भी इस जीत का जश्न मनाने में पीछे नहीं। गुड़गांव में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया, साथ ही जीत का लड्डू बांटकर लोगों का मुंह भी मीठा कराया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली शानदार जीत पर समर्थकों ने पूरे देश में जश्न मनाया। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशियां मनाई। यूपी की राजधानी लखनऊ और फैजाबाद में पटाखे चलाए गए और मिठाइयां बांटी गई। वहीं सूरत में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। करीब 100 कार्यकर्ताओं ने सूरत के पार्टी ऑफिस से सूरत रेलवे स्टेशन तक जीत की रैली निकाली। मंगलवार को जैसे ही दिल्ली चुनावों के परिणाम आए, वैसे ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भगवान महाकाल के दरबार में जाकर इस शानदार जीत के लिए शुक्रिया अदा किया। करीब 100 से ज्यादा संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रिजल्ट घोषित होने के बाद सीधे महाकाल मंदिर पहुंचे और आम आदमी की तरह लाइन में लगकर भगवान महाकालेश्वर के दर्शन किए और दिल्ली विधानसभा में शानदार जीत के लिए भगवान महाकाल का शुक्रिया भी अदा किया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद ऊपर वाले को शुक्रिया अदा भी किया जा रहा है। अजमेर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत को लेकर रांची के रामगढ़ में भी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने शहर के गांधी चौक से सुभाष चौक तक जुलूस निकाला और गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। अरविंद केजरीवाल की ऐतिहासिक जीत के बाद उनके पैतृक गांव हरियाणा के सिवनी में भी जश्न मनाया जा रहा है। केजरीवाल की जीत के बाद सिवनी में लोगों ने होली और दिवाली एक साथ मनाई। दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को फोन कर जीत की बधाई दी और चाय पर न्योता भी दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल को शुभकामनाएं दी, लेकिन साथियों ने आंदोलन का रास्ता न भूलने की नसीहत दी। दिल्ली चुनाव के नतीजे के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अरविंद केजरीवाल को फोन कर मुबारकबाद दी और इन नतीजों को लोकतंत्र की जीत बतलाया। दिल्ली जनादेश पर जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने इसे लोकतंत्र की जीत बताते हुए कहा कि यहां तो पेंडुलम एक तरफ से दूसरी तरफ घूम गया। बीजेपी अपने किसी वायदे के अनुरूप खरी नहीं उतरी, ये उसी का नतीजा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वरिष्ठ कैबिनेट सहयोगियों के साथ चर्चा की। इस बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री अरुण जेटली मौजूद थे। कृष्णनगर की बीजेपी की पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ रही सीएम उम्मीदवार किरण बेदी भी जीत दर्ज करने में नाकाम रही। किरण बेदी को आम आदमी पार्टी के एसके बग्गा ने 2000 से अधिक वोटों से हरा दिया। दिल्ली के कृष्णनगर में अपनी हार बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी ने पार्टी की हार बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को इस हार पर आत्ममंथन करना चाहिए। वहीं पार्टी सांसद कीर्ति आजाद ने तो बगावती तेवर अख्तियार करते हुए हार के जिम्मेदार लोगों को सजा देने की मांग की। उत्तर पूर्वी दिल्ली मनोज तिवारी किरण बेदी को चुनना सही है या गलत, इस पर चिंतन जरूर होना चाहिए। विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी ने अपनी सुरक्षा वापस कर दी। विधानसभा चुनाव के पहले जब किरण बेदी को बीजेपी ने अपना सीएम पद का उम्मीदवार बनाया था तो उनको Y+ की सुरक्षा दी गई थी। शाम को किरण बेदी अपने घर से वापस निकली और वहां तैनात सुरक्षा कर्मी को उन्होंने अपने फैसले की जानकारी दी और उनसे अगले दिन से उनकी सुरक्षा में आने से मना कर दिया। दिल्ली में बड़ी जीत के बाद शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने जहां आम आदमी पार्टी की जीत की बधाई दी, वहीं बीजेपी पर निशाना भी साधा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि किसी भी लहर से बड़ी सुनामी होती है, इसे दिल्ली की जनता ने दिखा दिया। आम आदमी पार्टी की आंधी में जिस तरह बीजेपी उड़ गई, उस पर पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बयान जारी कर कहा है कि आम आदमी की ये ऐतिहासिक जीत बीजेपी के लिए संदेश लेकर आई है कि बीजेपी को हर पक्ष के लोगों का सम्मान करना होगा। दिल्ली के इस चुनाव में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे अजय माकन भी अपनी जमानत जब्त कराने से नहीं बचा पाए। सदर बाजार सीट से चुनाव लड़े माकन को तीसरे नंबर से संतोष करना पड़ा। अजय माकन, किरण वालिया, हारून यूसुफ, योगानंद शास्त्री जैसे वरिष्ठ नेताओं सहित कांग्रेस के 17 में से 63 प्रत्याशी अपनी जमानत तक बचाने में नाकाम रहे। दिल्ली चुनावों में पार्टी की बुरी गत होने पर अजय माकन ने हार की जिम्मेदारी ली और इस्तीफे की पेशकश की। इस बीच दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस करारी हार के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी में बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियां भीतरघात करने वाले नेताओं पर कार्रवाई कर सकती हैं। दिल्ली विधानसभा के चुनाव के रुझानों में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलने की बात सामने आते ही
पार्टी मुख्यालय के सामने जुटे कार्यकर्ताओं ने प्रियंका लाओ कांग्रेस बचाओ का नारा लगाना शुरू कर दिया। कार्यकर्ता अपनी मांग के समर्थन में पोस्टर भी लेकर आए। उत्तम नगर सीट से आम आदमी पार्टी की टिकट पर जीत हासिल करने वाले नरेश बालियान आज पुलिस के सामने पेश होंगे। चुनाव से पहले उनके ऑफिस के सामने गोदाम में शराब की कई पेटियां मिली थी। इसी सिलसिले में पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती है। अपने समर्थक विधायकों के साथ नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं। नीतीश के साथ जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई के अलावा निर्दलीय विधायक भी देर शाम दिल्ली पहुंच गए हैं। ये सभी पटना से शाम 5 बजे और शाम 7 बजे की फ्लाइट से दिल्ली आए। नीतीश कुमार का दावा है कि उनके साथ 130 विधायकों का समर्थन है। इन विधायकों को बुधवार दोपहर 2:15 पर राष्ट्रपति के सामने परेड कराने का कार्यक्रम है। ये सारे विधायक दिल्ली के पास नोएडा में एक 5 सितारा होटल में ठहरे हुए हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि वह राष्ट्रपति से मिलकर बिहार की ताजा परिस्थिति से अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए। नीतीश कुमार का कहना है कि सरकार बनाने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और इस बारे में राज्यपाल को फौरन निर्णय लेना चाहिए। नीतीश ने आरोप लगाया कि राज्यपाल फैसले लेने में देरी कर रहे हैं, जिससे खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिल रहा है। नीतीश ने कहा कि वो राष्ट्रपति से दखल की मांग करेंगे। नीतीश कुमार ने दावा किया है कि बिहार में उनके पास बहुमत है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग हॉर्स ट्रेडिंग के लाइसेंस के साथ पटना आए हुए हैं। अगर खरीद फरोख्त होती है तो ये संविधान के साथ मजाक होगा। नीतीश ने यह भी कहा कि बीजेपी और मांझी मिलकर ये खेल खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता इस खेल को देख रही है और वो संविधान के साथ मजाक बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता वक्त आने पर ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी और उन्हें माफ नहीं करेगी। बिहार के बागी मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कैबिनेट का बड़ा फैसला लिया है। सरकारी नौकरियों में सवर्णों को आरक्षण देने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। और बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच जेडीयू ने सभी मंत्रियों को मांझी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने को कहा है। जेडीयू ने कहा कि जो भी मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पार्टी पहले ही मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। इससे पहले नीतीश समर्थक 20 मंत्रियों ने मांझी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, जिसे राज्यपाल ने मंजूर किया। मांझी मंत्रिमंडल में मंत्री विनय बिहारी और नरेंद्र सिंह जैसे मंत्रियों ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। बिहार से ताल्लुक रखने वाले केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि प्रदेश में एनडीए न्याय सम्मत काम करेगी। उन्होंने साफ किया कि अगर मांझी सदन में विश्वास मत हासिल कर लेते हैं तो वो रहेंगे, वरना सरकार जाएगी। इस बीच एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने कहा है कि मांझी को हटाया जाना ठीक नहीं है। उनके मुताबिक जिस तरीके से उनके साथ सलूक किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। चिराग ने इस बाबत नीतीश कुमार से जवाब मांगा। एक तरफ जहां नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मंगलवार को अपने समर्थक विधायकों और मंत्रियों के साथ रणनीति बनाने में लगातार जुटे रहे। पटना के सीएम आवास पर मंत्री नीतीश मिश्रा, सम्राट चौधरी और विष्णुरन पटेल ने करीब 1 घंटे तक मांझी से मुलाकात की। इन मंत्रियों के अलावा विधायक रविंद्र राय, अशोक सिंह और अनिल सिंह भी सीएम से मिले। इनके समर्थक विधायकों का दावा है कि 8 मंत्री और 47 विधायक मांझी के साथ हैं। इस बीच जीतन राम मांझी के समर्थक विधायकों ने बिहार विधानसभा के सचिव पवन कुमार से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपने की कोशिश की, लेकिन विधानसभा सचिव ने उनका आवेदन लेने से साफ इनकार कर दिया। विधायकों का कहना है कि विधानसभा सचिव सूचना लेने के लिए भी नियमों का हवाला देकर उनको टाल रहे हैं। उनका कहना है कि यह गलत है और सचिव को उनका आवेदन लेना ही होगा। इस बारे में विधायकों ने कुछ भी नहीं बताया कि वो किस तरह का आवेदन करना चाह रहे हैं। इस बीच रामकृपाल यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी के जेडीयू से अलग होने के बाद बिहार में शासन व्यवस्था चरमरा गई है और नीतीश कुमार पूरी तरह से फ्लॉप हो गए हैं। लालू से हाथ मिलाने को भी लेकर रामकृपाल ने नीतीश पर चुटकी दी। मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के बाद प्रदेश कांग्रेस के नेता इसकी वजहों पर मंथन करेंगे। इस बैठक में प्रदेश के प्रभारी मोहन प्रकाश भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि पार्टी सदस्यता अभियान को बढ़ाने पर विचार करेगी। उधर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया। कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में स्वाइन फ्लू की मरीज का इलाज चल रहा है। इसे आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। राजस्थान में स्वाइन फ्लू से अब तक 108 लोगों की मौत हो चुकी है। ताजा मामले में जयपुर में 3 मौतें हुई हैं। इसके अलावा फ्लू से पीड़ित मरीजों की संख्या 1100 के पार पहुंच गई है। स्वाइन फ्लू के अलावा राजस्थान में सिलिकोसिस नाम की बीमारी भी पैर पसार रही है। आशंका है कि सूबे में करीब 10 लाख लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट से फेफड़े की इस बीमारी का खुलासा हुआ है। बिलासपुर और नागपुर के बीच हाई स्पीड ट्रेन को चलाने के लिए सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। इस सर्वे की रिपोर्ट को रेल मंत्रालय को भेजा जाएगा।
पिछले बजट में हमने देखा था इस रूट पर हाई स्पीड ट्रेन के सर्वे का ऐलान किया गया था। एक अमेरिकी दंपति ने औरंगाबाद में 2 साल की एक बच्ची को गोद लिया है। ये बच्ची खून की एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। ये पहला मामला है जब किसी अमेरिकन दंपति ने स्पेशल बच्चे को गोद लिया है। अमेरिका से मेडिकल छात्रों का एक दल एजुकेशन टूर पर यहां बहराइच में आया हुआ है। छात्रों के इस दल ने जिला अस्पताल जाकर वहां स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और मुफ्त सरकारी दवा वितरण के बारे में जानकारी ली। वाराणसी में खुले में रात गुजारने वालों को अब अपने सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राहत मिलने की उम्मीद है। उनका आरोप है कि सूबे की अखिलेश सरकार ने पिछले 2 साल में उनको राहत देने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया है। राजस्थान के भरतपुर जिले के कामा में सैकड़ों की तादाद में वोटर आईडी कार्ड मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के बाद हरकत में आए प्रशासन ने आनन फानन में सारे वोटर आई कार्ड को जब्त कर जांच शुरू की। उज्जैन के महाकाल मंदिर में इन दिनों भगवान शिव और पार्वती का विवाहोत्सव मनाया जा रहा है। शिव नवरात्रि के दूसरे दिन महाकाल का दूल्हा के रूप में आकर्षक श्रृंगार किया गया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। आप हैं तेजस्वी और पंकज के साथ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के विदेश जाने की अनुमति के लिए दी गई याचिका पर आज कोर्ट फैसला सुनाएगा। राम रहीम ने अपनी फिल्म एमएसजी के प्रमोशन के लिए विदेश जाने की इजाजत मांगी है। पंचकुला के विशेष सीबीआई कोर्ट में राम रहीम के खिलाफ साध्वी यौन शोषण, रणजीत हत्याकांड और पत्रकार छत्रपति रामचंद्र की हत्या मामला चल रहा है। उधर जयपुर में जापानी युवती से रेप के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी फरार है। जयपुर के ग्रामीण इलाके के आईजी के मुताबिक पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली है और आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम अजीत सिंह चौधरी है और वो टूरिस्ट गाइड है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित युवती की हालत अब बेहतर है। इस केस को लेकर जयपुर पुलिस लगातार जापान एम्बेसी से संपर्क में है। उधर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक नाबालिग से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक शौच के लिए जा रही लड़की को 3 बदमाशों ने तमंचे के जोर पर अगवा कर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद उन तीनों दरिंदों ने उस लड़की की जमकर पिटाई की, साथ ही पुलिस के पास नहीं जाने की धमकी दी। आरोप है कि जब लड़की पुलिस थाने में केस दर्ज करवाने पहुंची तो पुलिस ने 3 के खिलाफ केस दर्ज करने के बजाय नामजद कर पीड़ित को चलता कर दिया। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक लड़की के पिता पर बेटी के प्रेमी की हत्या का आरोप लगा है। आरोप के मुताबिक जब पिता को अपनी बेटी और पीड़ित के प्रेम का पता चला तो उसने लड़के को बातचीत के बहाने अपने घर बुलाया, जहां बातों में उलझाकर उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने लड़की के पिता, उसकी मां और एक और रिश्तेदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले का एक आरोपी अब भी फरार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लापरवाही के आरोप में मंच से ही मेरठ कमिश्नर को चेतावनी दी और फिर उन्हें पद से हटा दिया। दरअसल बुलंदशहर में अखिलेश यादव ने सभा में मंच से ही सिकंदराबाद इलाके में लोहिया ग्राम में हो रहे कामकाज पर सवाल खड़े किए थे। मुख्यमंत्री के इस इलाके से लोगों ने शिकायत की थी कि मेरठ के कमिश्नर भूपेंद्र सिंह ने लोहिया ग्राम में हुई कामकाज की समीक्षा पर लापरवाही बरती है और उन पर बुलंदशहर विकास प्राधिकरण के भ्रष्ट अफसरों को संरक्षण देने का भी आरोप था। अखिलेश यादव ने अपने राज्य की एक डीएम की खुले मन से तारीफ की। विकास कार्यों में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ डीएम के साहसिक कदमों को अखिलेश ने काबिले तारीफ बतलाया। बिहार के कटिहार में एक मृत बच्चे को तंत्र मंत्र के जरिए जिंदा करने का खेल घंटों तक चलता रहा। दरअसल महीनों से बीमार इस बच्चे की मौत हो गई थी और परिजन उसके अंतिम संस्कार करने गए थे। अंतिम संस्कार करने के पहले किसी के बहकावे में आकर परिवार वाले बच्चे के शव को फिर घर ले आए। कुछ गांव वालों ने इसका विरोध भी किया और पुलिस को बुला लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तांत्रिक को हिरासत में ले लिया। बिहार के रक्सौल के सीमा शुल्क विभाग ने नेपाल से तस्करी कर लाए जा रहे लगभग 8 किलो चांदी के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक नियमित जांच के दौरान यह शख्स कुछ संदेहास्पद लगा। जांच की गई तो उसके पास से 8 किलो चांदी बरामद हुई। उधर भागलपुर पुलिस ने जमशेदपुर पेट्रोल पंप लूटकांड मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। 4 अपराधियों के पास से पुलिस ने 3,89,000 रुपए कैश, 2 बाइक, 1 पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस और 6 मोबाइल बरामद किए। पटना सिटी के दरगाह रोड के पास कुछ छात्राएं अपने हॉस्टल लौट रही थीं कि अचानक लुटेरों ने मेडिकल छात्राओं के साथ लूटपाट की। शिकायत थाने में की गई। पुलिस ने तीनों लुटेरों को गिरफ्तार किया। उधर हरियाणा में शिक्षा विभाग ने योग्यता पूरी न करने वाले 325 गेस्ट टीचर्स को बर्खास्त किया। इससे पहले भी विभाग 193 टीचर्स को हटा चुका है। ये टीचर्स शिक्षा विभाग के मानदंडों को पूरा नहीं कर पाए। बता दें कि हरियाणा सरकार ने साल 2012-13 में शिक्षा विभाग से
गेस्ट टीचरों के दस्तावेजों की जांच करवाई, जिनमें 719 टीचर्स ऐसे पाए गए जो अपनी योग्यता साबित नहीं कर सके। शिक्षा विभाग ने एक कमेटी बनाकर जांच शुरू की। उधर सतना जिले में एक शनि मंदिर के पाखंडी बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाबा पर आरोप है कि उसने एक नाबालिग से रेप की कोशिश की और उसके पैसे छीन लिए। मध्य प्रदेश के मुरैना से 2 नाबालिग बहनों को बहला फुसला कर भाग ले जाने वाले को पुलिस ने मथुरा से गिरफ्तार किया है। आरोपी के साथ एक लड़की भी पकड़ी गई है जो कि 8 महीने की गर्भवती है। बहराइच में एक बुजुर्ग को पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। बच्चों के शौच को लेकर हुए विवाद में जब बुजुर्ग बीच बचाव करने पहुंचे तो उन पर भी लाठी डंडों से हमला कर दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी आवास का घेराव किया। एसपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी सभा के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गड़बड़ी की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उधर रामपुर में करीब 2 करोड़ रुपए की सीएफएल खरीद में घोटाला सामने आया है। आरोप है कि सस्ती सीएफएल बल्बों को काफी ऊंचे दामों पर खरीदा गया। उनकी क्वालिटी भी खराब है। लोगों की शिकायत के बाद भी प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। वर्ल्ड कप से पहले आखिरकार भारतीय टीम का हार का सिलसिला खत्म हुआ। दूसरे अभ्यास मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 153 रन से हरा दिया। अभ्यास मैच में जीत के हीरो रहे भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा। रोहित ने 122 गेंदों पर 150 रन की पारी खेली। अपनी इस पारी के दौरान 14 चौके और 7 छक्के भी जड़े। वर्ल्ड कप के मैचों के दौरान भारतीय टीम में रोहित से बड़ी उम्मीदें लगी हैं। सुरेश रैना और अजिंक्य रहाणे ने भी अफगानिस्तान के खिलाफ अभ्यास मैच में भारतीय टीम को बड़ा स्कोर खड़ा करने में अहम योगदान किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारी खेली। रैना 75 रन बनाकर रन आउट हुए, वहीं रहाणे 88 रन पर नाबाद रहे। IBN7 क्रिकेट एक्सपर्ट और पूर्व मुख्य चयनकर्ता किरण मोरे का मानना है कि विश्व कप के पहले मैच में चिरप्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराने से भारतीय क्रिकेट टीम का खोया आत्मविश्वास वापस लौटेगा। हालांकि मोरे ने कहा कि ऐसे टूर्नामेंट्स में तकदीर का साथ होना बेहद जरूरी है। अभिनेता अभिषेक बच्चन का कहना है कि उनके पिता अमिताभ बच्चन 15 फरवरी को एडिलेड में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2015 के दौरान भारत पाकिस्तान मैच की कमेंट्री करने को लेकर घबराए हुए हैं। अभिनेत्री सोनम कपूर के 6 लाख के गहने चोरी हो गए हैं। इस बाबत उनकी मां ने मुंबई की जुहू पुलिस स्टेशन में 5 फरवरी को केस दर्ज करवाया। अपनी शिकायत में सोनम कपूर ने कहा कि उनका 6 लाख का कीमत का हीरे का ब्रेसलेट चोरी हो गया है। मशहूर हास्य कलाकार कपिल शर्मा इन दिनों अपनी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। उनकी पहली फिल्म किस किस को प्यार करूं की शूटिंग इन दिनों राजस्थान के नागौर में चल रही है। निर्माता निर्देशक अब्बास मस्तान की फिल्म के सेट पर कॉमेडी किंग कपिल शर्मा पर एक गाना फिल्माया गया। उधर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के एक मामले में अक्षय कुमार के खिलाफ अंधेरी कोर्ट में सुनवाई है। आपको बता दें कि 2 साल पहले अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ी 786 रिलीज हुई थी, जिसको लेकर मुस्लिम संगठनों ने विरोध दर्ज कराया था।